हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। जेनेसिस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस सेट। तो हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिस सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो अभी नए हैं, मैं उन लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का लिंक मिल जाए। इसमें हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स की सारी प्रैक्टिस शीट हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अलग अलग सेट में अलग अलग वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। आज हम सेट 1, फिर सेट 2, फिर सेट 3, इस तरह से जब तक हमारी प्रैक्टिस शीट इसकी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक हमारे ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, in thermodynamics a property is called extensive property if its value is additive। इसकी वैल्यू क्या होती है? एडिटिव नेचर की होती है और ये मास पर डिपेंड करती है या अमाउंट पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा अमाउंट लेते हैं बेटा उतना ही ज़्यादा ये प्रॉपर्टी आती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन सी नहीं है। तो क्या है बेटा, अब इसमें से चेक करते हैं बेटा। इसमें फर्स्ट जो है आपकी वो मास, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जितनी अमाउंट ज़्यादा उतना ही मास भी ज़्यादा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ज़्यादा जितनी अमाउंट ज़्यादा उतना वॉल्यूम भी ज़्यादा। और थर्ड वाली है हमारी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और चौथी है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए होती है और ये हम इंटेंसिव में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे 1 ग्राम के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये फिक्स है कि 1 ही ग्राम की ही बात करेंगे इसमें, चाहे तुम अमाउंट कितना भी ले लो तो पर ग्राम लेकर हम उसको डिफाइन करेंगे। तो इसलिए इसका वैल्यू भी फिक्स ही होता है। तो हमारा जो आंसर होगा कौन नहीं है, ये नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट उष्मा धारिता या विशिष्ट उष्मा भी कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी निम्न में से बहिर्गुण है। कौन सी है इसमें से? टेम्परेचर बेटा हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है कि हम चाहे कितना भी अमाउंट ले लें। हमने कहा एक पूरा भरा हुआ टैंक लिया, हमने पानी भरा हुआ है, इसमें से पानी थोड़ा सा निकाला एक बकेट में, एक निकाला आपका जग में, एक छोटी सी प्याली में। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका टेम्परेचर को मेजर करेंगे बेटा, यही पानी का टेम्परेचर बड़े से कंटेनर में जो है पानी, उसका भी टेम्परेचर वही होगा जो यहाँ होगा जो यहाँ होगा। तो इसलिए क्या है, अमाउंट हम कुछ भी ले लें, टेम्परेचर कभी भी क्या उसका वैल्यू बदलता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही प्रेशर की बात करें, सबका लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा आपका? सेम होगा। या सिर्फ प्रेशर की बात करें, सबके ऊपर 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है वो भी। तो ये भी क्या है, हमारी इंटेंसिव में आती है। इंटेंसिव वॉल्यूम है बेटा, जितना अमाउंट तुम ज़्यादा लोगे उतना ही हमारी वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो जो अमाउंट पर डिपेंड करे उसी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसने कहा कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? बी हो गया। डेंसिटी तो हमारा चाहे तुम 1 किलो पानी ले लो, 10 किलो पानी ले लो, 20 किलो पानी ले लो, डेंसिटी या घनत्व का मान तो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये भी हमारा कैसा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो अमाउंट पर डिपेंड करे। तो ऐसा सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम ही है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। सही है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अमंग डब्ल्यू, क्यू, यू एंड एस, हमने ये पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन पढ़ाया था बेटा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही। उसमें क्या होता है हमारा, ये दो चीज़ ऐसी होती हैं डब्ल्यू एंड क्यू जो हमारे पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं, पथ फलन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी के इसके अलावा चाहे वो यू हो, एस हो, पी हो, टी हो, एच हो, जी हो, कोई से भी आपकी प्रॉपर्टी जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो सब हमारी कैसी होंगी? वो सब हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो ये दो ही हैं हमारे जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी रिमेनिंग सब स्टेट फंक्शन में आते हैं। तो रिमेनिंग में यहाँ पे कौन कौन है? यू और एस। तो यू और एस स्टेट फंक्शन है, क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होंगे? ऊष्मा तथा एंट्रोपी पथ फलन है। और ऊष्मा तथा, ये बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी, ऊष्मा तथा यहाँ कार्य होना चाहिए था बेटा, ये कार्य होगा।
हिंदी में थोड़ा सा ये वो हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में सही है। W एंड Q आर पाथ फंक्शन बट U एंड S आर स्टेट फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ये लेक्चर में आया था बेटा, 2018 का जो लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन सा, उत्तराखंड लेक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, जो लोग उत्तराखंड से नहीं हैं वो कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से लेक्चर में आया था। ये उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। तो निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, कौन नहीं है स्टेट फंक्शन, एच तो होता है, ये तो हमारा स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर ये भी स्टेट फंक्शन। वर्क आगे बेटा अभी पीछे कहा था ना कि W ही है हमारा या Q है हमारा, W या Q हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। तो इसने यही कहा है कि कौन अवस्था फलन नहीं है, कौन नहीं है, वर्क नहीं है। एंट्रोपी भी क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जिनके बदलने से स्टेट बदल जाती है और इनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ये हमारा स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है, ठीक है बेटा। चलिए तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ बेटा, 4 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एंट्रोपी S एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी A changes in a spontaneous process at constant temperature and volume, ठीक है। तो हमने ये कहाँ पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में पढ़ा था बेटा। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में हमने एक थर्मोडायनामिक स्क्वायर बनाया था, ये कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर S था, ये P था, ये V था और ये T था, सही है बच्चों। और यहाँ पर हमारा H था, G था, A था और U था। क्या निकाला था हमने, अगर हमें इसका चाहिए क्योंकि यहाँ एक ही कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फिर हमारे यानी कि एक ही बात हो रही है बेटा। और हमने कहा था डेल्टा A, जिनके वो बीच में रखा है उनको कांस्टेंट मानते हुए कांस्टेंट V एंड T पर हमेशा ये H, G, A और U चारों एनर्जी वाले टर्म्स हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एनर्जी घटती है, लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी A की फॉर्म में। और एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है, डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऐसा सी ऑप्शन है हमारे पास। ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में हमने खूब अच्छे डिटेल में बताया है। जो लोग फिर भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और आप यही इसी चैप्टर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और नहीं तो हमारे यूट्यूब पर जेनेसिस ट्यूटोरियल में आप थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी थर्मोडायनेमिक्स की हमने वहाँ पे डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए बेटा चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, अगर गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका मतलब फिर से हमको थर्मोडायनामिक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये बनाया हमने थर्मोडायनामिक स्क्वायर एस पी वी टी, फिर से एच जी ए एंड यू, इस बार हमको जी की फॉर्म में चाहिए। तो जी की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डी जी कॉन्स्टेंट पी एंड टी इस पर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 को हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसने यही पूछा है द डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड, तो डीजी को हम जिसको कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि क्या होगा बेटा, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की गिब्स मुक्त ऊर्जा और रिएक्टेंट की गिब्स मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर के अंतर के बराबर, ये हमारा डीजी कहलाता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये नेगेटिव में होगा, कब होगा लेकिन, पी और टी कांस्टेंट पर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारा बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का है, इस बार हमसे पूछा है, फिर से देखो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी किसकी फॉर्म में चाहिए, तो आपको ये थर्मोडायनामिक स्क्वायर बड़ा हेल्प करता है बेटा, एस पी वी टी, फिर से हमने ये किया, यहाँ पे H है, यहाँ पे G है, यहाँ A होता है, यहाँ U को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E मीन्स इंटरनल एनर्जी, U मीन्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है, कांस्टेंट एंट्रोपी
एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एंट्रोपी और वॉल्यूम तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी यू की टर्म्स में आएगा। आंसर क्या हो गया बेटा, ये हो गया। हमने कहा था एच जी ए और यू तीनों के लिए ये क्या होगा आपका, ये लेस देन जीरो आता है। कांस्टेंट एस एंड वी पर लेस देन जीरो आएगा। सही है बच्चों, तो हमारा आंसर इसका डी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर से क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। हमने कहा था बेटा जो टोटल एंट्रोपी होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल एंट्रोपी वो सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी के सम के बराबर, उनके योग के बराबर होती है। तो डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग। तो आप डी यूज कर सकते हैं, डेल्टा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। लो मैं डेल्टा कर सकता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और हमने कहा था एंट्रोपी चेंज हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव में आता है। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए हमारा इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। प्रोसेस इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी प्रक्रम हमारा स्वतः गतिक होगा सभी तापमान पर। इसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन बताया था आपको, रिसेंटली हमने इसको पढ़ाया था जी, क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब बात आती है डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, अगर हम डेल्टा एच को भी नेगेटिव कर लें और यहाँ से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले और बाहर के साइन लगा है नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ से आएगा, नेगेटिव यहाँ से आएगा, ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यहाँ से कैसे आ सकता है, अगर ये डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा और बाहर ये भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। और किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे लो लो या हाई लो, हर टेम्परेचर पर ये क्या होगा, हर टेम्परेचर पर ये डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। ये भी हमारा पीजीटी में आया था बेटा, ये यूपी पीजीटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम अलोन। ठीक है, स्वतः गतिक प्रक्रम के लिए सही दशा का चयन कीजिए। क्या होगा बेटा, ये एस की फॉर्म में दिया है, हमारी सही दशाएं क्या होगी, एस की फॉर्म में बेटा दो क्राइटेरिया बताए थे हमने, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अभी देखते हैं जरा क्या होंगे वो दो, एस पी वी एंड टी, एच जी ए एंड यू। जब हमने डीएस का क्राइटेरिया पढ़ा था बेटा, हमने कहा था चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आएगी। दूसरा एक और क्राइटेरिया पढ़ा था कि चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आएगी। कब होगी, लेकिन कांस्टेंट क्या रखें, या तो एच एंड पी हो, एट कांस्टेंट एच एंड पी, या फिर हमारा वी एंड टी हो, एट कांस्टेंट क्या होगा बेटा, सॉरी यू एंड वी, एट कांस्टेंट क्या हो, या तो इस साइड के हो या हमारे ये इस साइड के हो, यू एंड वी या वी एंड यू, एक ही बात है बेटा। तब आपके ऑप्शन चूज करने हैं, ऑप्शंस में क्या होगा, यू और वी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन जीरो दिखाई दे रहा है, ये है देखो बेटा, तो ऐसा ऑप्शन तो हमारा ये है, मैच कर रहा है। चलो फिर भी एच और पी वाला ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं, कोई है क्या, हाँ ये है देखो, डेल्टा एस एच एंड पी, लेकिन ये लेस देन जीरो हो गया बेटा, जबकि एंट्रोपी चेंज तो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन जीरो में होता तो ये सही हो सकता था। अभी ये आपका ऑप्शन गलत हो चुका है। सही है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ, ये बेटा हमने ऊष्मागतिकी के जीरोथ लॉ में बताई थी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। उसी से हमको थर्मो क्या किसकी, थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट भी उसी से आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मामीटर। और थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं बेटा, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आया था थर्मामीटर का, जो कि हमको डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बताता है, मेजर्स, ये क्या मापता है थर्मामीटर, हमको मेजर्स दी डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, गर्म होने की कोटि,
ठीक है, इसको ये मेजर करता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था बेटा? जीरोथ लॉ से आया था हमारा, जिसको हम लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या नाम दिया और कहा जाता है बेटा? लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोला है ये थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, अगर दो चीजें हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी हैं, मान लो एक ए है और एक बी है, और दोनों का टेम्परेचर आपका अगर डिफरेंट हुआ तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाली से लो टेम्परेचर वाली की ओर हीट का फ्लो होता है, और ये फ्लो तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। सही है बच्चों? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ ये है आपका। तो ये आपका क्या है? इसी से हमारा, जब हमारी बॉडी को हमारा थर्मोमीटर टच करता है तो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। किसका इंतजार करता है? कि थर्मोमीटर हमारा बॉडी के टेम्परेचर पर आ जाए, इसका इंतजार करता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तापीय साम्यावस्था का नियम। सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इन एन एडियाबेटिक सिस्टम वर्क डन टू द चेंज इन स्टेट फ्रॉम ए टू बी। हमने बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था कि Q जो होता है वो du माइनस डब्ल्यू होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो होता है, तो ये जीरो हुआ तो जीरो इक्वल्स टू du माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर du के हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा बेटा? u होता है स्टेट फंक्शन, तो जब u हमारा स्टेट फंक्शन है, du भी स्टेट फंक्शन का चेंज है, तो W भी क्या होगा? W भी स्टेट फंक्शन होगा। लेकिन कंडीशन है बेटा, किस कंडीशन में होगा स्टेट फंक्शन? वैसे तो हमने इसको पाथ फंक्शन बताया था आपको। किस कंडीशन में होगा W स्टेट फंक्शन? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस हमारी एडियाबेटिक हुई तो उसके लिए ये हमारा एक कैसा होगा बेटा? स्टेट फंक्शन होगा W। सही है बेटा? तो W स्टेट फंक्शन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए W स्टेट फंक्शन होगा। वैसे W क्या होता है? W और Q हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, पाथ पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब एडियाबेटिक का बात आएगी तो W कैसा हो जाएगा? स्टेट फंक्शन, पाथ के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर पाथ पर ये डिपेंडेंसी कह रहा है, यहाँ डिपेंडेंट कह रहा है, यहाँ पर भी पाथ डिपेंडेंस कह रहा है, यहाँ पर भी पाथ डिपेंडेंट कह रहा है। तो तीन है ऐसे जहाँ पर ये पाथ पर डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, सिर्फ एक ही है जहाँ पर ये पाथ की डिपेंडेंसी नहीं कह रहा है। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम 15 डिग्री सी टू 25 डिग्री सी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता सकता हूँ कि अगर कभी टेम्परेचर चेंज की बात आए, dt की बात आए, dp मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, जो कि होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो अगर हम कभी मान लो हमारे पास है 30 डिग्री सी और 25 डिग्री सी, मैं दोनों का चेंज निकालता हूँ तो ये चेंज आएगा बेटा 5 डिग्री सी का, चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सी। लेकिन मैं अगर इसी डिग्री सी को केल्विन में बदल दूँ, केल्विन में कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री सी का केल्विन में तो 273 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा कितना? 303 केल्विन। और ये बन जाएगा कितना बेटा? 298 केल्विन। दोनों का चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 केल्विन। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज की बात करें तो टेम्परेचर चेंज में चाहे डिग्री सी में यूज़ करो या केल्विन में यूज़ करो, दोनों में वैल्यू सेम आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे, ये हमारा काम की चीज़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। 15 से 75 हो गया बेटा, तो मैंने निकाला तो डिफरेंस किसका? डिग्री सी वाले टेम्परेचर का, 60 डिग्री सी। लेकिन मैं इसी 60 डिग्री सी को 60 केल्विन भी लिख सकता हूँ, ये बात मैंने यहाँ बताई। हम ऐसे क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें? चेंज इन एंथैल्पी निकालना चाह रहे हैं बेटा। चेंज इन एंथैल्पी को तो हमने पढ़ा था कि DH होता है NCP/dt। सही है बेटा? Cp का मान दे रखा है, N का वैल्यू अगर हमको और मिल जाए तो काम बन जाएगा। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, ये होता है बेटा N। और मोलर मास क्या होता है हमारा? मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं बात N की। N कैसे निकालेंगे? 54 ग्राम दिया है, H2O का मोलर मास 18 होता है, तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 मोल्स आ जाएगा।
तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 मोल एन की जगह रखा। Cp का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है बेटा। Cp कितना दिया है? 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और dt कितना दिया है हमको? dt दिया है T फाइनल माइनस T इनिशियल से निकाला, dt क्या था? 60 केल्विन। अब हमारा देखो क्या क्या कट सकता है। केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, मोल इनवर्स से मोल कट गया, तो बाकी का क्या बचा? सिर्फ जूल जूल बचा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13,500 जूल आ जाता है। लेकिन सारे ऑप्शंस किलो जूल में दिए हैं बेटा। किलो जूल में कितना हो जाएगा? 13.5 किलो जूल। ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी हुआ हमारा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। हीट कैपेसिटी दिया इस बार 10 मोल के लिए, जबकि हमने तो पढ़ा था बेटा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, लेकिन ये बेटा 1 मोल का केस था हमारा। और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR होता है 4 N मोल्स। तो यहाँ 10 मोल की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें अब क्या दिया है? हमें दिया है सर्टेन टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर वाली 300 केल्विन है। तो ये Cp का मान दे दिया है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी Cp होती है। और क्या पूछ बैठा है? हीट कैपेसिटी ऑफ सेम गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो बेटा Cv होती है। n का वैल्यू 10, r का वैल्यू कितना दिया है? देखो यहाँ से R हमारा जूल की फॉर्म में 8.314 होता है। फिलहाल मैं 8.3 ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से बेटा आंसर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? 300 माइनस Cv बराबर 83। Cv को इधर भेजा, इसको इधर लेके आए, तो ये बन जाएगा हमारा Cv इक्वल्स टू कितना? 300 माइनस 83। तो Cv का वैल्यू आ गया 217। और ऐसा आंसर हमारा कौन सा है? बी। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। सही है बच्चों? नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम सॉलिड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, कई बार पढ़ा चुके हैं हम ये बात कि जब सॉलिड किस में बदलता है? लिक्विड में बदलता है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है मेल्टिंग टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर। और इस दौरान ये हीट लेता है, उसको कहते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 आता है। डेल्टा एच तो 0 नहीं है, फ्यूजन के बराबर हीट होगी। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है इसके? मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। मेल्टिंग टेम्परेचर भी नहीं बदलता है, डेल्टा एच नहीं बदल रहा है। और एंट्रोपी भी बदल रही है बेटा। कैसे? सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, सॉलिड की एंट्रोपी ज़्यादा कम। तो इसलिए हमारा हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस के दौरान डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा एच भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा जी ही 0 होता है बेटा। डेल्टा जी ग्रेटर दैन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान 0 आता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। सही है बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, वॉन डर वाल गैस। ये बेटा हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था हमने। थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और उसमें भी फर्स्ट वाली पढ़ी थी बेटा हमने, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसमें भी फर्स्ट वाली थर्मोडायनामिक की बात हो रही थी, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। सही है? फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो कि क्या थी? जो कि थी बेटा डेल्टा यू ओवर डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये था हमारा। इसको हमने इंटरनल प्रेशर पाई टी भी बोला था। क्या बोला था इसको? इंटरनल प्रेशर पाई टी। और इसका वैल्यू फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए तो इसकी वैल्यू 0 आया था। फॉर आइडियल गैस पाई टी इक्वल टू 0 ये आया था। लेकिन रियल गैस के लिए इसका वैल्यू फॉर रियल गैस
रियल गैस के लिए पाई टी का वैल्यू क्या था, 1 मोल के लिए तो था A/V², और n मोल के लिए था n² A/V²। ये फॉर 1 मोल और ये फॉर n मोल, ये इसके लिए बेटा। सही है, ये वाला हम पीछे पढ़ चुके हैं आप लोगों के। हमने कहाँ किया था, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, वो भी फर्स्ट वाली में, उसमें आया था बेटा ये। सही है, तो इसमें आपका क्या होगा आंसर, 1 मोल की बात हो रही है, देखो 1 मोल, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और V को क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे जो V है उसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है ये V। और A इसमें क्या है, ए होता है बेटा वॉन डर वाल कांस्टेंट। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं वॉन डर वाल समीकरण में, ये रियल गैस को दूसरा नाम वॉन डर वाल इक्वेशन भी है, वॉन डर वाल कांस्टेंट कहते हैं बेटा इसको। सही है, वॉन डर वाल कांस्टेंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से वही है, इंटरनल प्रेशर का ही। अभी क्या बोला आपने इंटरनल प्रेशर को, कि जो पाई टी होता है वो A/V² होता है। V को क्या कहा था हमने, मोलर वॉल्यूम। तो कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ V² के, और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, ये है देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इंटरनल प्रेशर या आंतरिक दाब। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, गैसों के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शंस होने की वजह से इंटरनल प्रेशर डेवलप होता है। चलिए बेटा आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है, फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आइडियल गैस की बात हो रही है। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या हो रहा है बेटा, विच फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर सेट, ये कौन सा होगा, एक्सपेंशन की बात की है। एक्सपेंशन में तो हमेशा W क्या सिस्टम कार्य करता है, काम करता है, तो W हमेशा लेस देन 0 आता है, यानी कि W एक्चुअल में नेगेटिव में आता है एक्सपेंशन में। सही है बेटा, एक्चुअल में W होता है माइनस का PdV, और जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो dV आता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये पॉजिटिव है और बाहर साइन क्या लगा है, नेगेटिव, तो W क्या आता है, नेगेटिव में आता है, इसको लेस देन 0 भी कह सकते हैं। फिर आइसोथर्मल की बात कर दी उसने, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था बेटा DH इक्वल्स टू था NCP/dt, और DU का मतलब डेल्टा U से है, NCV/dt। तो dt का वैल्यू 0 होने की वजह से du का वैल्यू भी 0 होगा, और डेल्टा H का वैल्यू भी 0 होगा। तो डेल्टा H और डेल्टा U दोनों ही वैल्यू 0 होंगी, W लेस देन 0 होगा, और ऐसा ऑप्शन में से यही दिखा। Q का वैल्यू मैं बता देता हूँ, Q इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा U माइनस W पढ़ा था। डेल्टा U को क्या कहा, 0, तो Q इक्वल्स टू कैसा हुआ, माइनस W। W कैसा था, नेगेटिव, एक साइन क्या है इसके बाहर की तरफ है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Q ग्रेटर देन 0, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हमारा C आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 mole of an ideal gas expands from 10 atm अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। हमने कहा था जहाँ भी प्रेशर अपना मेजर रोल अदा करने लगे प्रेशर, वहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो जाती है, W इरिवर्सिबल। जिसका एक्सप्रेशन क्या था, जिसका एक्सप्रेशन था 1 मोल के लिए माइनस KRT 1 माइनस P2/P1, ये था बेटा। R का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, माइनस का साइन 8.314, टेम्परेचर कितना दिया है 298, 1 माइनस P2 कितना दिया है बेटा, जिसके अगेंस्ट में काम हुआ है वो होता है P2, P2 2 अपॉन स्टार्टिंग का प्रेशर कितना था 10, 2/10 से 1/5 आएगा, 1 माइनस 1/5 ये क्या बन जाएगा, इतना 4/5 आएगा बेटा। ये इतना वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में से अगर हम 1/5 को माइनस करें तो 4/5 बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस का 1982 जूल में आ जाएगा, और इसके पास वाला ऑप्शन हमारा ये है। तो यहाँ पे परिमाण की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सिर्फ हम इतना पार्ट देखते हैं बेटा, कि माइनस का साइन नहीं यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा।
अब फिर से वही दिया बेटा, 6 लीटर से गैस को अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अभी भी प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है बेटा, इरिवर्सिबल, इसलिए डब्ल्यू इरिवर्सिबल। दो एक्सप्रेशन थे, एक तो प्रेशर वाला था और एक वॉल्यूम वाला था। वॉल्यूम वाला ये था माइनस का P2 V2 माइनस V1, ये दो एक्सप्रेशन पढ़े थे हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में, अनुत्क्रम में परक्रम में। किसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, 0.30 ATM इतने प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है, फाइनल 14, इनिशियल क्या है 6, 14 माइनस 6, वो यूनिट क्या है लीटर, ATM लीटर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 0.30 ATM लीटर इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 14 से 6 गए 8 लीटर ATM। और जबकि आंसर तो जूल में दिया है बेटा, 8 या 24, तो ये बन जाएगा 2.4 ATM लीटर। तो W का मान इतना आ गया ATM लीटर, लेकिन आंसर सारे जूल में दिए हैं। तो इस काम के लिए फिर हमारा काम आता है बेटा कौन, R की वैल्यूज। W बराबर R की हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ATM लीटर में। R की किस में लाना है तुमको, जूल में, तो R की जूल वाली वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और R की उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं जिसको हमें हटाना है। किसको हटाना है, ATM लीटर को। R की ATM लीटर वाली वैल्यू क्या है, 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब हम 0.082 से 8.314 को डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये आता है 101, और 101 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 243, 243 माइनस के साइन के साथ। ऐसा ऑप्शन हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन तो हमको बेटा बी दिखाई दे रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ, ये बी हुआ। सही है, ये पिछला ये भी लेक्चर में आया था क्वेश्चन बेटा हमारा। सही है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 mole of an ideal gas expands from 5 ATM, फिर से अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी, फिर से ये इरिवर्सिबल का केस है। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 जो पीछे आया था हमारा, उसी के जैसा है। अभी बताता हूँ, देखो कैसे। माइनस का RT ब्रैकेट 1 माइनस P2 अपॉन P1 माइनस R का वैल्यू वही 8.314, टेम्परेचर भी बेटा उतना ही है 298 ब्रैकेट 1 माइनस P2 कितना है, P2 बेटा अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM, तो P2 का वैल्यू हुआ 1। किसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, 5 ATM, मतलब कहाँ से हुआ है ये 5 ATM से, तो इनिशियल प्रेशर 5, 1 माइनस 1/5, फिर से देखो बेटा वही मिल गया। 1 माइनस 1/5 क्या होता है, 4/5। अब पूरे का इसका यूज करते हैं, फिर से वही 1982 जूल आ जाएगा। हमें फिर मैग्नीट्यूड चाहिए था, का परिमाण चाहिए था, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या किया, ए ऑप्शन। बिल्कुल डिट्टो, देखो आंसर भी वही है, ऑप्शन वही है, थोड़ा सा डेटा कहाँ चेंज किया, P2 और P1 का, लेकिन वैल्यू तो उससे वही मिल रहा है जो पिछले वाले में आया था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। When 1 mole of an ideal gas is heated at constant volume, ये हमने हीट कैपेसिटी के टाइम पे बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हम हीट देते हैं, हीट वो हमारी किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू के। कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करें, कांस्टेंट प्रेशर, तो जो भी हीट होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, वो डेल्टा एच के इक्वल होती है। सही है। अब हमसे देखो क्या दिया है कि आपने 1 मोल हीट गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, टेम्परेचर रेज हो गया, कितना रेज हुआ टेम्परेचर चेंज, dt का मान कितना हो गया, फाइनली 308 हो गया, स्टार्टिंग में 298 था, यानी कि 10 केल्विन हो गया। सही है बेटा। अब इसने क्या पूछा है, हीट सप्लाई टू द गैस इज 500, तो 500 जूल हीट दी गई है, तो हीट दी गई है 500 जूल, तो 500, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 500। ठीक है बेटा, तो डेल्टा यू कितना हुआ 500 जूल, 500 जूल। ठीक है, और हमसे और क्या दिया इसने, हमसे
ये पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतना हीट किया गया, टेम्परेचर इतना रेंज हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हुआ? कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हमारा काम होता है वो जीरो आता है। क्यों भाई? क्योंकि W बराबर माइनस का पी होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर dV आएगा जीरो, और dV जीरो होगा तो W भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कि डेल्टा U हो गया इतना, W हो गया इतना, और Q बराबर डेल्टा U माइनस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये है जीरो, तो Q बराबर किसके हो जाएगा? U के। तो Q का वैल्यू डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U का वैल्यू 500 जूल है, W का वैल्यू ज़ीरो है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस हो गया बेटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चों? आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार। ऐसे कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें फ्री हैंड दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो इसका मतलब है जहाँ पर भी फ्री एक्सपेंशन की बात होगी वहाँ पर पी एक्सटर्नल ज़ीरो होगा, सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। पी एक्सटर्नल ये ज़ीरो हो गया क्योंकि हमने W का वैल्यू क्या पढ़ा है? माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, यही ज़ीरो हो गया, तो W भी ज़ीरो होता है फ्री एक्सपेंशन में। सही है बेटा। अब और क्या बोला है? आइसोथर्मल बोला है। पीछे कहा था आइसोथर्मल में dt बराबर ज़ीरो होता है, और डेल्टा H जो कि एन सी पी डी टी होगा, डी टी का वैल्यू जीरो होने की वजह से सब कुछ ये भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जो कि एन सी वी डी टी होता है, डी टी का मान जीरो होने से ये भी जीरो हो जाएगा। और क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डब्लू होता है, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, तो क्यू भी जीरो हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जीरो हो गई। देखो ऐसा ऑप्शन हमको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो, डब्लू जीरो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 24 में आते हैं, ये बेटा पॉइसन इक्वेशन का क्वेश्चन है। पी और टी वाली पॉइसन इक्वेशन हमने कहा हमारे याद नहीं रहती एक्चुअल में। याद तो हमको करना होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसी से ही। सही है। और प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो इनके वी वाली टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। पीवी बराबर आर टी होता है और वी बराबर आर टी अपॉन पी। तो पी इंटू आर टी अपॉन पी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ आर क्या है? कांस्टेंट है। आर की पावर गामा, गामा भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, फिर से नया कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को इधर लेके आओगे, फिर से कांस्टेंट डिवाइड बाई अनदर कांस्टेंट, फिर से कोई नया कांस्टेंट देगा, तो हमारे पास मिल जाएगा। तो जो जो कांस्टेंट है हमने सबको उधर भेज दिया। यहाँ पी की पावर 1 है, यहाँ पी की पावर गामा है, इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाऊंगा माइनस गामा बन जाएगा। तो पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दो प्रेशर दो टेम्परेचर के लिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा, P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा। और ऐसा हमें कोई ऑप्शंस P1 T1 वाला तो ये तो दिखाई दे रहा था, पर यहाँ पे पावर कुछ और आ रही है। P1 की पावर 1 माइनस गामा होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अब क्या करो, आप T1 को इधर भेज दो और T2 को इधर भेज दो, करके देखते हैं बेटा कुछ बनती है क्या बात। हमने किया P1 की पावर को तो वहीं रखा 1 माइनस गामा को, T2 को उधर लेके आए, इधर आकर ये T2 एक्चुअल में आएगा तो पहले डिवाइड में, फिर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, बन जाएगा T2 की पावर माइनस गामा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ T2 की पावर माइनस गामा, इधर से P2 की पावर 1 माइनस गामा को एज इट इज रखा। जब हम T1 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा T1 की पावर माइनस गामा। और ऐसा करते ही हमको ऑप्शंस मिल गया, ये रहा देखो, P1 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर माइनस गामा, T2 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर माइनस गामा। ऐसा ऑप्शंस हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये दिखाई दे रहा है। सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका क्या हुआ? बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ये पिछले लेक्चर में भी आया था बेटा। अभी क्या आपने पी और टी वी का था, पी और टी का, इस बार टी और वी की पॉइसन इक्वेशन है। स्टार्ट वहीं से करना है। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दो इसको प्रेशर को चेंज करना है, वी तो रखना है हमको, प्रेशर को टी की फॉर्म में लाना है। तो क्या करें बेटा? पीवी बराबर आर टी, आइडियल गैस के लिए पी को हटाना है, आर टी अपॉन वी कर दो। तो मैंने यहाँ कर दिया आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
आर तो कांस्टेंट है, उधर भेज दो, टी बचा यहाँ पर, और यहाँ वी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, तो ये बनेगा टी इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और दो टेम्परेचर दो वॉल्यूम के लिए हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, T1V1 की पावर गामा -1, T2V2 की पावर गामा -1। और ऐसा हमको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, T1V1 की पावर गामा -1, T2V2 की पावर गामा -1, ऐसा ऑप्शन बेटा हमको ए दिखाई दे रहा है। सही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। सभी लोगों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जो इसको देख रहे हैं बेटा, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए।